हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 से परासरट दाब टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। परासरी विलयन के प्रकार, जो कि आज का अगला टॉपिक है। इसमें हम परासरट दाब के आधार पर विलयन को कई पार्ट में, कई भाग में डिवाइड करते हैं, जो कि मुख्यतः 3 रूप से डिवाइड किया गया है। जिनमें फर्स्ट होता है समपरासरी विलयन, जिसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अतिपरासरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अल्प परासरी विलयन, जिसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इन सब को उन विलयनों के परासर दाब के आधार पर डिवाइड किया गया है, जो कि मुख्यतः 3 पार्ट में बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे समपरासरी विलयन, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जब हम कोई 2 विलयन ले और उन दोनों का परासर दाब समान हो, तो ऐसे विलयनों को समपरासरी विलयन कहा जाता है। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि अगर कोई 2 विलयन ले और दोनों के दोनों विलयनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उनका परासर दाब हो, तो ऐसे विलयनों को समपरासरी विलयन कहा जाएगा। साथ ही साथ इन विलयनों की ऐसी खासियत होती है कि इनकी जो मोलर सांद्रता होती है वो हमेशा बराबर होती है, समान होती है। यानी कहने का मतलब इनकी मोलरता जो होती है वो हमेशा समान होती है दोनों विलयन का, समपरासरी विलयन का, जिनका परासर दाब समान होता है। साथ ही साथ तो हम इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं कि हमारा एक विलयन जो फर्स्ट है, जिसका परासर दाब पाई 1 बराबर उसकी मोलर सांद्रता को C1 RT मान ले रहे हैं, जो कि पहले ही प्रूव कर दिया गया है इस तरह के फार्मूले को। और दूसरे विलयन के परासर दाब को हम मान लेते हैं या लिखते हैं पाई 2 बराबर C2 RT। अब चूंकि यहाँ पर पाई 1 बराबर इतना है और पाई 2 बराबर ये है, चूंकि अब यहाँ कंडीशन यह उत्पन्न होता है कि जो हमारा प्राप्त विलयन है या दोनों विलयन है, उन दोनों का परासर दाब बराबर है। तो इस तरह के फार्मूले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इन्हें। तो C1 RT बराबर किसके हो जाएगा, C2 RT के इक्वल। अब यहाँ से क्या होता है, चूंकि R और T जो है गैस स्थिरांक और परमताप है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा C1 इक्वल टू C2, यानी ये C1 पहले विलयन की मोलर सांद्रता है और C2 दूसरे विलयन की मोलर सांद्रता है, जो कि हमेशा समपरासरी विलयन के लिए बराबर होगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि मोलर सांद्रता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे होता है विलयन का जो आयतन है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ दोनों अलग अलग विलयनों के लिए इससे C बराबर N/V को रिप्रेजेंट करें, तो हम पहले विलयन के लिए N1/V1 लिख लेंगे, जो कि प्राथमिक विलयन का विलय के मोलों की संख्या बटे उस विलयन का आयतन होगा, जो कि बराबर होगा दूसरे विलयन की मोलर सांद्रता, जिसे हम इस तरह से लिखना चाहें तो N2/V2 लिख सकते हैं, दूसरे विलयन की विलय के मोलों की संख्या और उसका आयतन। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे m, यानी मोलर द्रव्यमान। W/m में W दिया गया द्रव्यमान होता है उस पदार्थ का, उस विलय का, साथ ही साथ m जो है उसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को फिर पुनः इस प्रकार से लिख सकते हैं। n को W/m की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं N1 की जगह पर लिख सकते हैं W1/m1, साथ ही साथ N2 की जगह लिख सकते हैं W2/m2। तो आप समझ गए होंगे, तो हम N1 की जगह W1/m1 लिखेंगे, साथ ही साथ V1 है तो V1 रहेगा, इक्वल हो जाएगा। तो W2/m2 होगा N2 की जगह पर, और साथ ही साथ V2 है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा इस तरह का एक फार्मूला प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि W1 विलय का द्रव्यमान, M1 मोलर द्रव्यमान, V1 उस प्राथमिक विलयन का जो आयतन होगा, और साथ ही साथ W2 जो है विलय का द्रव्यमान दूसरे विलयन के लिए, M2 जो होगा उसका मोलर द्रव्यमान, और साथ ही साथ V2 उस दूसरे विलयन का आयतन होगा। अब आप समझेंगे, एक बार फिर समझ लेंगे कि समपरासरी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनका परासर दाब समान होता है, साथ ही साथ इन विलयनों की मोलर सांद्रताएं बराबर होती हैं। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, जो कि है
अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसे हम किस प्रकार समझेंगे। यहाँ पर समझना है आपको कि अगर हम कोई दो विलयन लेते हैं और उन दोनों विलयनों में क्या है कि जब हम किसी दूसरे विलयन के सापेक्ष अगर हम किसी विलयन की तुलना करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि प्राथमिक विलयन को दूसरे विलयन के सापेक्ष अगर मापा जाए, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को मापा जाए, तो पहले विलयन का दूसरे विलयन के सापेक्ष अगर परासरण दाब अधिक होता है तो ऐसे विलयन को अति परासरी विलयन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक सॉल्यूशन सपोज हम मान लेते हैं हमारा ये है, एक इस पात्र में सॉल्यूशन है, एक इस पात्र में सॉल्यूशन है। अब इसका भी, इसमें उपस्थित जो विलयन है उसका भी अपना एक परासरण दाब होगा और इसका भी अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस विलयन की बात करें, इस विलयन का जो परासरण दाब है, अगर इस विलयन के सापेक्ष, ये प्राथमिक है या प्रथम मान सकते हैं, ये हमारा द्वितीय है, तो इस कंडीशन में प्रथम विलयन का जो परासरण दाब है अगर दूसरे विलयन के सापेक्ष इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अधिक होता है तो इस तरह के विलयन को कहा जाता है अति परासरी सॉल्यूशन। अति परासरी सॉल्यूशन कहेंगे, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, क्योंकि इसका परासरण दाब इस दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक है। तो इस तरह के विलयन को अति परासरी विलयन ही कहा जाता है। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं जो कि थर्ड है, अल्प परासरी विलयन, जिसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से समझ लेना है कि इसमें भी हम उसी तरह की बात करने वाले हैं कि अगर हमारा कोई दो विलयन है और इन दोनों विलयनों में क्या होता है कि अगर ये हमारा प्रथम है, ये द्वितीय है, तो प्रथम विलयन का जो परासरण दाब होगा वह द्वितीय विलयन की परासरण दाब की अपेक्षा कम होगा, यानी इसका कम होगा और इसका परासरण दाब अधिक होगा। यानी प्राथमिक विलयन का परासरण दाब द्वितीयक विलयन की परासरण दाब के सापेक्ष कम हो तो उस तरह के विलयन को अल्प परासरी विलयन कहा जाता है, यानी यह विलयन अल्प परासरी होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे जब दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम हो, यानी इसका परासरण दाब इसके सापेक्ष कम होगा, तो इस तरह से हम इस विलयन को अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अब आप आगे पढ़ने वाले हैं, एक अलग प्रक्रिया है जो कि है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण जो होता है ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि परासरण प्रक्रिया में जो विलायक के अणु होते हैं, कण होते हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, यानी परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए जो विलयन पर अधिकतम प्रेशर लगाया जाता है जिससे यह परासरण क्रिया बंद हो जाती है, तो उसी प्रेशर को परासरण दाब कहा जाता है। अब यहाँ पर बात ऐसा है, कहने का मतलब जैसे कि अगर हम इस तरह से कोई विलयन एक पात्र में यहाँ पर ले लेते हैं, साथ ही साथ मान लेते हैं यहाँ बीच में क्या है कि हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगा लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ऐसा मान लेते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक तरफ इस तरफ हमारा विलयन है और एक दूसरा विलयन हमारा इस तरफ है। सपोज हम मान लेते हैं कि इसकी सांद्रता जो है वो अधिक है, ऐसा मान लेते हैं। इसकी सांद्रता यहाँ पर इस विलयन की सांद्रता ज़्यादा है और इसकी सांद्रता जो है वो कम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब जो विलायक के कण होते हैं, आपको पहले भी पता है कि विलायक के कण जो होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। हाँ, तो उस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये अधिक सांद्रता वाला जो विलयन होता है, इस विलयन पर हम एक पिस्टन लगा देते हैं और उस पिस्टन के जरिए क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं।
प्रेशर लगाने पर क्या होता है कि हम इतना प्रेशर लगाएं इस विलयन पर जिससे कि इसमें का जो विलायक के अणु इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए इधर अपने आप ही जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इस पिस्टन की प्रेशर लगाने पर इनका गमन बंद हो जाए, यानी विलायक के कणों का अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना रुक जाता है। तो जितना प्रेशर यहाँ पर लगाया जाता है वही प्रेशर परासरण दाब के तहत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम परासरण। तो प्रतिलोम परासरण प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो अधिक सांद्रता वाला विलयन है, इस सांद्रता वाले विलयन पर हम क्या करते हैं कि इस पिस्टन के माध्यम से जो हमारा परासरण दाब होता है, यानी जिस पर इस विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना बंद हो जाता है, उस प्रेशर से कहीं अधिक दबाव लगाएं। यानी इस पर हम परासरण दाब से अधिक पिस्टन के माध्यम से अगर इस अधिक सांद्रता वाले विलयन पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले विलयन में उपस्थित जो विलायक के अणु होते हैं, कण होते हैं, उनका विपरीत गमन होने लगता है। यानी वो अब अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। इसी घटना को प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन होना प्रतिलोम परासरण कहलाता है। परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कण जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। लेकिन प्रतिलोम परासरण प्रक्रिया में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। और ऐसा तभी संभावित होता है जब हम अधिक सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाएं। अब आगे आप समझना है परासरण के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप अपने दैनिक जीवन में या बाकी कामों में देखे होंगे कि अगर क्या होता है, चना है, जैसे चना खाते हैं तो उसे भिगा देते हैं, तो भिगाने की कंडीशन में क्या होता है कि वह फूल जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया चने का फूल जाना जो है परासरण प्रक्रिया पर आधारित होता है। साथ ही साथ कोई मरा हुआ जंतु जो है उसे पानी वगैरह में रख देते हैं तो वो क्या होता है कि वह भी फूल जाता है। किशमिश को भिगो देते हैं तो उसका फूल जाना जो है, तो ये सारी जो भी घटनाएं हैं यहाँ पर, ये परासरण के कारण ही संभव होती हैं, या इन सभी में परासरण की घटनाएं ही होती हैं। अब आगे आप ध्यान रखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब विसरण। विसरण क्या होता है, जैसा कि आप पहले पढ़े हैं कि परासरण, तो परासरण का जस्ट विपरीत जो है वो होता है विसरण, यानी डिफ्यूजन होता है। तो इसे इस तरह से आप समझेंगे, यहाँ पर विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें जो विलेय के अणुओं का, यानी यहाँ पर क्या है, जैसे उसमें आपने पढ़ा था विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन होना होता था, लेकिन जो यहाँ पर विसरण प्रक्रिया होती है इसमें विलेय के अणुओं का गमन होता है, पर ये निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर या कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। एक बार फिर समझेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से विलेय के अणुओं का, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, परासरण में क्या था, विलायक के अणु थे, जबकि विसरण में क्या होगा, विलेय के अणु होंगे। तो विलेय के अणुओं का निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करना जो होता है अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, वो विसरण कहलाता है। आप जैसा कि समझ रहे होंगे कि उदाहरण के तौर पे अगर जाना जाए तो जैसे पानी में अगर हम स्याही डालें, तो पानी में जैसे सपोज यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जैसे आप ऐसे समझेंगे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, एक बूंद स्याही लाकर यहाँ पर रख दी, गिरा दिया इसमें। तो एक बूंद स्याही जब आप इसमें डालते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि पानी ऑलरेडी विलायक है और जो हमारा ये स्याही होगा ये विलेय होगा। तो स्याही का यहाँ पर गिरने पर क्या होता है कि उसके आसपास पानी के संपर्क में आने से वहाँ पर जो इसकी सांद्रता होती है
पानी और इस विलेय के अणुओं का आपस में जो सांद्रता होती है वो अधिक होता है, यानी वहाँ पर उस क्षेत्र में अधिक से अधिक विलेय के होने से जो सांद्रता होगा वो अधिक माना जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि धीरे धीरे उस क्षेत्र से, यानी कहने का मतलब जहाँ पर स्याही गिरा हुआ है वहाँ से वो धीरे धीरे पूरे पानी में फैलने लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर स्याही गिरा होता है वहीं जगह पर अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र बनता है और धीरे धीरे वो स्याही के अणुओं का क्या होता है कि पूरे पानी वाले क्षेत्र में या एक तरह से उस पात्र में पूरी तरह से फैल जाना होता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है यहाँ पर विसरण कहलाता है। साथ ही साथ आप समझेंगे कि अगर क्या है कि घर में अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है वहाँ पर कि जो उससे एयर निकलता है, कहने का मतलब धुआं वगैरह निकलता है, तो उनमें क्या होता है या उसका गंध जो होता है वो गंध क्या होता है कि पूरे कमरे में फैल जाता है। तो स्टार्टिंग दौर में तो जहाँ से वो उसका आगमन होता है, एक तरह से उस तरह की गंध की उत्पत्ति होती है, वो क्षेत्र, वहाँ का जो क्षेत्र होता है उसमें उसकी सांद्रता अधिक होती है, पर दूर वो धीरे धीरे दूर उसका फैलना यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना होता है। तो ध्यान देंगे एक बार फिर से कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारे विलेय के अणु होते हैं वो हमेशा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। आपको समझना है इसे, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम क्या करें कि एक गिलास पानी लें या एक बाल्टी पानी लें, तो ऐसी स्थितियों में अगर हम उसमें थोड़ी सी स्याही वगैरह डालते हैं तो उस स्याही का पूरी उस पात्र में, उस जल में पूरी तरह से फैलना जो होता है वो एक तरह से विसरण का एग्जाम्पल है। यानी उसमें स्याही जहाँ पर गिरता है वहाँ अधिक सांद्रता क्षेत्र उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वो स्याही क्या करेगा, उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो निम्न सांद्रता वाले होंगे, कम सांद्रता होगी, वहाँ पर दूसरे कोई स्याही के अणुएं कड़े नहीं होती हैं, तो इस वजह से वो कम सांद्रता वाला क्षेत्र होगा और उसी क्षेत्र की ओर क्या होता है कि स्याही के कणों का, उनके अणुओं का गमन होना संभावित होता है और इस तरह की प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। धन्यवाद।